नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। मीडिया को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन जरा गहराई में जाकर विचार करें तो क्या ये असल मायने में समाज का दर्पण बन पा रहा है? क्या समाज में मौजूद समग्र विविधता का प्रतिबिंब मीडिया में झलक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी खास वर्ग, खास क्षेत्र और खास प्रभाव के व्यक्ति, घटना एवं सूचना का ही प्रतिनिधि मात्र रह गया है और इस कारण समाज का एक व्यापक और विस्तृत हिस्सा मीडिया की नजर से अछूता ही रह जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे समाज की उस समग्र विविधता का चित्रण मीडिया के जरिए हो सके, कैसे समाज का हर तबका अपनी आवाज उठा सके, संवाद कर सके, आपस में जुड़ सके, चाहे वो तबका पातालकोट या सतपुड़ा के गहरे घने जंगलों में रह रहा हो या डिंडोरी बालाघाट जैसे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में जिंदगी बसर कर रहा हो। हर किसी को आवाज मिल सके, हर किसी की पसंद नापसंद के अनुरूप प्रसारण उन तक पहुंच सके, उनकी बात उनसे की जा सके। और जब हम उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से संवाद कर सकने में सक्षम होंगे, तभी सही मायनों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट या लोकतांत्रिक सहभागिता की अवधारणा को मीडिया साकार कर सकेगा। और इसे साकार करने के उद्देश्य से ही दुनिया में सामुदायिक रेडियो का जन्म हुआ, जो मुख्यधारा के मीडिया से इतर संचार की लोकतांत्रिक अवधारणा को पूरा कर रहा है, जिसके जरिए समुदाय की कला, संस्कृति, परंपरा और भाषा को संरक्षण मिल रहा है, समुदायों को आपस में जोड़ा जा रहा है, सभी की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिल रहा है। जी हाँ, सामुदायिक रेडियो जो अमेरिकन, यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन देशों में सफल होने के बाद अब तेजी से भारत में भी पैर पसार रहा है और आज इसके केंद्रों की संख्या देश में 200 के करीब पहुंच गई है। किसी क्षेत्र विशेष में शुरू की जाने वाली ये सेवा उस क्षेत्र विशेष के लोगों को उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और कला से जोड़ रही है। ये उनका अपना माध्यम है, उनके अपने लिए है और उनसे ही है। सामुदायिक रेडियो के इन्हीं विविध पक्षों पर हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान। हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में किसानवाड़ी नामक सामुदायिक रेडियो का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ है दूसरे खास मेहमान स्वदेश समैया जी, जो कि अशोकनगर जिले की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में चंदेरी की आवाज नाम से सामुदायिक रेडियो का संचालन कर रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान राजधानी क्षेत्र के किसी एयर कंडीशनर कार्यालय में बैठकर महज फाइलों में राष्ट्र विकास की योजना का निर्धारण करने वाले नहीं है, बल्कि ये जमीन पर रहकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में ये वहां की असल स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। ये सामुदायिक रेडियो नाम के इस माध्यम को भी समझते हैं, माध्यम के लक्षित श्रोता वर्ग से भी परिचित हैं और इसके प्रभावों को भी देख रहे हैं। लिहाजा ये काफी खास हैं और हमारी इस चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त भी। तो हमारे दोनों ही जो अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और चर्चा की शुरुआत करता हूँ। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि ये सामुदायिक रेडियो की अवधारणा को मैं समझना चाहूंगा। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा सुना था मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आप इसे बेहतर ढंग से समझते होंगे। क्या है ये माध्यम, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे ये काम करता है? देखिए, एक बहुत ही अच्छी अवधारणा जो मीडिया में नॉर्मली बोली जाती है, लोग समझते भी हैं कि भाई टू द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। समुदाय के द्वारा चलाए जाने वाली ऐसा कोई मीडिया हाउस हो जिसमें जो समुदाय है उसी की भागीदारी हो जी। तो ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया और जो कमर्शियल मीडिया है उसके बीच में कहीं एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं पहुंचता है उस आम आदमी तक, जिस आम आदमी की आवाज जो है वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक ही शब्द में बताऊं तो ये सच में एक आम आदमी की, एक सबसे आखिरी लेवल के आदमी की आवाज है, जिसे हम सामुदायिक रेडियो केंद्र कह सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसकी आवाज है, समुदायों की आवाज है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है। स्वदेश जी, सामुदायिक रेडियो शुरू करने की क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसकी लाइसेंसिंग प्राप्त की जा सकती है और कौन कौन सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित कर सकते हैं? यदि कोई हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे भी अपने सामुदायिक रेडियो शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी इसकी? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए MIB सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 कैटेगरी बनाई है। अगर वो NGO गैर लाभकारी संस्था है वो KVK और साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस उन्होंने सारी इसकी ऑनलाइन कर रखी है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में NGO अगर कोई ओपन करता है तो उसके लिए कम से कम 3 साल पुराना NGO होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा हो, जिसको समझ हो कि हम समुदाय के लिए कुछ कार्य रेडियो के माध्यम से कर सकें। सही बात है कि रेडियो की समझ होना और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज बताई कि समुदाय के लिए काम करने की भावना होना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। यदि वे ये भावना रखते हैं तो निश्चित तौर पर वे अपने यहाँ इस स्टेशन को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रोसेस है,
लेकिन वो प्रोसेस इतनी जटिल नहीं है जितना जनरली माना जाता है। आप 6 साल से चला रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझते नहीं ही होंगे। बिल्कुल, आप ऐसा जटिल नहीं है। और अभी रिसेंट कहा जाए तो मिनिस्ट्री के द्वारा हर स्टेट लेवल पर इस तरह की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं कि जो नए रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं उनको पूरी गाइडलाइन बताई जाए कि उनको भाई आपको किस कदम बाई कदम अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जिससे आपको समझने में आसान हो, साथ में रेडियो स्टेशन शीघ्रता से स्थापित कर सकें। जी हाँ, स्वदेश जी की बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि शुरुआत जो की गई थी, देखिए कोई भी चीज अगर हम लाते हैं, इतना बड़ा हमारा भारत वर्ष है, उसमें कोई भी चीज, कोई भी योजना अगर लागू की जाती है तो उसे थोड़ा समय लगता है लोगों तक पहुंचने में, और थोड़ा समय लोगों को भी लगता है उस योजना तक पहुंचने में। 2002 में ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। शुरू में सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये अधिकार दिया गया कि वो रेडियो स्टेशन जो है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, वो स्थापित कर सकते हैं। 2006 में फिर ये देखा गया कि सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हम आम आदमी तक या आखिरी तबके के आदमी तक नहीं पहुंच सकते। 2006 के बाद एनजीओज, केवीकेज और जितनी अन्य संस्थाएं हैं, अन्य एजुकेशनल संस्थाएं हैं, उन लोगों को जो है इस क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। और बहुत सारे आवेदन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास आते हैं, और उन आवेदनों को किस तरह से सही ढंग से लागू किया जाए, इसीलिए बहुत सारी जो अवेयरनेस वर्कशॉप है वो भी चलाई जाती है। हाँ, और अभी इसकी भोपाल में भी उसका आयोजन हुआ। मैं उस वर्कशॉप को लेकर भी आपसे चर्चा करूंगा। ये फिलहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जितेंद्र जी, आपके क्षेत्र में जो आप सामुदायिक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं किसान वाणी नाम से, जी जी, तो उसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? जन सहभागिता बढ़ाने के लिए किस तरह के कार्यक्रम आप संचालित करते हैं जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों को जोड़ा जा सके? और मैं यहाँ सिर्फ यही नहीं पूछूंगा कि सिर्फ किसान भाइयों के लिए, क्या आप कोई दूसरे लक्षित वर्ग के लिए भी अपने यहाँ से कुछ कार्यक्रम प्रसारित करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी संस्था का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो कि न्यू दिल्ली से भारतवर्ष के तमाम राज्यों में और ज़िलों में कोशिश करती है कि कैसे भी किसी भी तरह से, चाहे वो तकनीकी माध्यम हो, चाहे वो फेस टू फेस उनके पास जाया जाए, किसी भी तरह से जो किसान हैं उनकी जो आजीविका है उसको बढ़ाया जाए। किसी तरह से भी हमारा जो किसान है वो अधिक उत्पादन ले सके, ना केवल अधिक उत्पादन ले सके बल्कि वो बाजार में उसके अधिक भाव भी प्राप्त कर सके। तो इसी अवधारणा के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स ने 2008 में सोचा कि देखिए, भारत की जनसंख्या के हिसाब से, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत कम है। तो किसानों के साथ अगर इतने बड़े मात्रा में किसान हमारे भारतवर्ष में हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, तो कैसे उन तक पहुंचा जाए? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो कम है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक ऐसा माध्यम उस समय हमें लगा कि हम इससे बहुत किसानों को एक साथ जानकारी दे सकते हैं। सही बात। तो इसी अवधारणा को लेकर हमने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ देखा, और उन्होंने भी हमारा सहयोग किया, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी उस समय हमारा सहयोग किया। उन्होंने भी हमारा सहयोग किया इस रेडियो स्टेशन को सिरोंज में स्थापित करने के लिए। अब सिरोंज इसलिए चुना गया क्योंकि सिरोंज के आसपास मीडिया का कोई अन्य माध्यम नहीं था। सही बात है, इंटीरियर में है, आप वहाँ पे डायरेक्ट रेलवे से भी आप नहीं जुड़ते हैं। रेलवे से भी नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए हमने वो देखा कि वो जो है एरिया जहाँ पर हम रेडियो स्टेशन लगाएंगे तो काफी किसानों को उससे लाभ होगा। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या हम कितना बदलाव देख रहे हैं? निश्चित तौर पर किसानों के साथ जुड़े हैं तो किसानों की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक खास बढ़ोतरी ये भी हुई है, किसान अपनी जो उपज है उसे मंडी प्रांगण में लाकर किस तरह से उसको व्यापारियों के सामने प्रस्तुत करे कि व्यापारियों को भी कम उसके अंदर जो है फेरबदल करना पड़े और सीधा वो आगे व्यापारी। सही बात है। और केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, इसके लिए कई योजनाएं चला रही हैं। जो अभी हाल ही में जो कृषि मंडी जो बाजार योजना है, ई मंडी योजना, जिसके तहत सारी कृषि मंडियों को इंटरनेट से ऑनलाइन किया गया है, इंटरनेट से जोड़ा गया है, और उसका मूल मकसद यही है कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके। और ये पहल तो अभी की गई है, लेकिन इसकी ये जो सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जितेंद्र जी ये काफ़ी समय पहले से इस चीज़ की पहल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सराहनीय है। क्योंकि विदिशा वैसे भी काफ़ी कृषि प्रधान जिला है, गेहूं की भी वहाँ अच्छी खेती होती है, अन्य भी रबी और खरीफ की फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं, और देश भर में काफ़ी नामी फसल है, खासतौर से गेहूं की यदि बात की जाए तो। जैसा सुझाव भी देना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कोई परियोजना है तो क्यों ना हर एक मंडी में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाए, ताकि मंडी भाव, वेदर की इंफॉर्मेशन, तमाम तरह की जानकारियां किसानों को मंडी प्रांगण के अंदर स्थापित रेडियो स्टेशन से पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है, और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि इसका अमल होगा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह फिर पीकर आ गए, काम पर गए महीनों हो गए। हे भगवान,
क्या होगा इन बच्चों का? घंटे भर से पटर पटर कर रही। चुप। चुप ही तो है, सारा घर पी गई तुम्हारी दारू। हम कहते हैं एक दिन हमारा और इन बच्चों का भी खून पी लो, फिर सब चुप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाभी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? लो, आ गए तुम्हारे दोस्त, बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। नहीं भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। हर शराबी यही कहता है। कसम से भाभी, ये सारे नशे छोड़ दिए हैं। बनवारी तो सिर्फ दारू ही पीता है, मैं तो सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा सब कुछ पीता था। नशे के चक्कर में घर के बर्तन तक बिक गए थे। अब करता भी क्या, नशे की लत जो पड़ गई थी, ऐसे ही बनवारी को भी लत पड़ गई। गायत्री, बनवारी भैया बीमार हैं, भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। लेकिन शारदा, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है, बस आप इनको नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ। और फिर देखना भाभी जी, कुछ ही दिनों में बनवारी भैया भी मेरी तरह बिल्कुल सारे नशे करना छोड़ देंगे। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनों की मदद लें। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसार। झांके तो अद्भुत दुनिया में थिरके इनकी लताल में, समा जाए अनूठे दर्शन में, पाए खुद को आदि दर्पण में। आदि दर्पण प्रति गुरुवार शाम 6 से 6:30 बजे तक दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर वन्य आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय जीवन शैली, संस्कृति, पर्यटन और विकास योजनाओं तथा हर सप्ताह नई जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो की के पहुंच और प्रभाव को लेकर। चर्चा में जाने से पहले हमने कई सारे ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई सारे विषयों पर यहाँ बात की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र जी, माफ कीजिए स्वदेश जी, आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, चंदेरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी प्रदेश की समृद्ध नगरी है, तो वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने में भी आप कोई पहल करते हैं अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जो लोग हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल जो जगह हैं, ऐतिहासिक संस्कृति हैं, उनको समझ नहीं पाते, पर हम कार्यक्रमों को अपनी जब क्षेत्रीय भाषा में बना के और लोगों के लिए उस जानकारी, कल्चर की जानकारी देते हैं, तो लोगों के अंदर की उत्सुकता बढ़ती है। जहाँ पे अगर की जो यंग जनरेशन है वो भी इन चीज़ों के लिए बड़े लुत्फ के साथ आनंद लेती है और सुनती है जी। हमारे यहाँ ऐतिहासिकता है तो वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, क्योंकि कई गाइड हैं जिन्होंने उनको लिख तो दिया है पर उनको पढ़े कैसे या उनके बारे में हम समझे कैसे, तो हम लोगों ने क्या किया कि उन सारे मॉन्यूमेंट्स पर रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम का नाम दिया दास्तानी चंदेरी। अच्छा। इसमें हम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, छोटे से लेके बड़े, लगभग 100 ऐसे एपिसोड्स हमने डिजाइन किए और बनाए कि हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, साथ में इसके अलावा जो जहाँ पे भी इसको सुनना चाहें वहाँ सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम्स को हमने ऑनलाइन एक दुनिया अनेक आवाज वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है कि जो लोग चंदेरी आना चाहें और चंदेरी की संस्कृति और ऐतिहासिकता को जानना चाहें तो वो भी अपने इंटरनेट के माध्यम से वह कार्यक्रम सुनकर चंदेरी आ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है। और चंदेरी में तो इतने सारे स्मारक हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं कि मुझे लगता है 1-2 दिन में तो आप घूम ही नहीं पाते हैं। और उनको यदि अच्छे से गहराई से समझना हो तो उसके लिए तो कम से कम 3 दिन का समय लेकर जाएं। और आप उसने कहा कि चीज़ों को देखना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन उनकी भावना से जुड़ना, उन स्मारकों के भाव को समझना, वो बिना जानकारी के संभव नहीं है। और आपने कहा कि आप अपने कार्यक्रम के जरिए उसकी दास्तान सुनाते हैं, उसके इतिहास, उनकी कहानियों को टटोलते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको देखने की नज़र में परिवर्तन आए बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल अंकुर जी, एक चीज़ और ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जो लोक संगीत है जी, तो उनको भी सहेजने के लिए रेडियो बहुत मतलब ठोस कदम उठा रहा है। अच्छा। जो विलुप्त होती संस्कृति जा रही है उनको हम उन विधाओं को रेडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कर उनको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में नई पीढ़ी तक वो पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है, सराहना की जानी चाहिए। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें दूर दूर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग भी यदि अपनी तरह से पहल करें तो बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में किया जा सकता है। जितेंद्र जी, एक जिज्ञासा है कि वर्ष 1995 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि वायु तरंगे जो है वो सार्वजनिक संपत्ति हैं, तो फिर इसके बावजूद भी जो लाइसेंसिंग प्रणाली है या सरकारी हस्तक्षेप है वो सामुदायिक रेडियो पर क्यों बना हुआ है?
देखिए, मैं जो सरकारी हस्तक्षेप जो आपने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर जो एयरवेव्स हैं वो सार्वजनिक संपत्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है जो एयरवेव्स हैं, और कहीं ना कहीं जितनी भी एयरवेव्स हैं उनके बीच में हमें कुछ चुनिंदा एयरवेव्स दी गई हैं, 3 फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखकर चलना होगा, या सरकार को भी ये देखकर चलना होगा कि ये फ्रीक्वेंसी है ये किसी गलत हाथों में ना पहुंचे, किसी गलत संस्था के पास ना पहुंचे। इसीलिए मैं इसे हस्तक्षेप नहीं मानता, पर मैं इसे ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं और बहुत बार लाइव जाते हैं, तो हम ऐसी कोई भी बात रेडियो स्टेशन पर ना बोलें जिससे किसी भी तरह का कोई खतरा जो है वो शांति को पैदा हो। इसलिए हस्तक्षेप नहीं मैं कहूँगा, ऐसे अच्छी पहल है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और किसी भी गलत हाथों में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता, अक्षुण्णता उसको बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह की कोई विसंगति ना समाज में प्रसारित हो, इसके ध्यान रखने के लिए उसकी मॉनिटरिंग होना जरूरी है, क्योंकि देश में माना जाता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व, हमारी मीडिया की जो अवधारणा है, जिस सिद्धांत पर हमारा मीडिया काम करता है, उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी एक कही गई है, उसको हमारे यहाँ के प्रेस द्वारा लागू किया गया है और उसी के आधार से सारे कार्य होते हैं। तो इस लिहाज से यदि आपको शक्ति दी गई है, आपको अधिकार दिए गए, तो आपको कर्तव्य का भी बोध रहे और उन कर्तव्यों के का आप निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना जरूरी है। लिहाजा उस नज़र से हम कह सकते हैं कि ये जो भी थोड़ी बहुत लाइसेंसिंग या मॉनिटरिंग प्रणाली या सरकार का हस्तक्षेप है वो जरूरी है और वो भले के लिए ही है। देखिए, अगर आप एक 2 व्हीलर का लाइसेंस लेने भी जाते हैं तो उसकी भी एक प्रोसेस है। सरकार आपसे जो है देखती है कि आप क्या सही तरह से नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है लाइसेंस नहीं दिया। यही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सरल बनाने में हमेशा जितने भी अधिकारीगण हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में या जो भी मिनिस्टर्स उस विभाग को देखते हैं, तो हमेशा हर बार उसके सरलीकरण की प्रक्रिया जारी की जा रही है। हर बार ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें और जो प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है उसे थोड़ा धीरे धीरे कम किया जाए ताकि और लोग इस क्षेत्र में आ गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रक्रिया सरल होगी और अधिक से अधिक लोग अपने क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे और अवेयरनेस का जो काम इसके माध्यम से किया जाना चाहिए उसे आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। स्वदेश जी, क्या आप अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से कुछ शैक्षिक एवं जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिससे जो वहाँ का ग्रामीण समुदाय है वो शैक्षिक तौर पर लाभान्वित हो सके, कई सरकारी योजनाएं जो आती हैं उनके बारे में जान सके, उसे अवेयरनेस मिल सके? बिल्कुल सही कहा। देखो, रेडियो का माध्यम है कि हम लोगों तक पहुँचें और उनकी बात उनकी जो सरल भाषा में पहुंचाएं। उसके लिए हम समय समय पे जो भी विज्ञप्ति निकलती हैं उसको रेडियो में कार्यक्रम बना के प्रसारण करते हैं। साथ में हमारा एक कार्यक्रम है राहें रोजगार की। इसमें हम उनके लिए जो भी 10th के बाद 12th के बाद या जो 8th पास हैं, मतलब जो भी वैकेंसीज हैं या उनसे जुड़े हुए कोर्स हैं, उनको हम बहुत व्यवस्थित रूप से बना के साथ में ये भी हम उनको बताते हैं कि कहाँ पे आप ये कोर्स आगे कर सकते हैं, उनकी फीस क्या है। साथ में जो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो कोर्स चल रहे हैं कि भाई ग्रामीण स्तर पे हमने क्या देखा कि भाई लोग कहाँ तक पढ़े हैं, एक छोटा सा सर्वे करके उनके लिए क्या संभव है कि हम उनके लिए ऐसी शिक्षा या ऐसी शिक्षा की जानकारियां दें कि जो वो कर सके। चंदेरी की कहा जाए तो चंदेरी एक बुनकर बस्ती है, वहाँ पे लगभग 4-4.5 हजार बुनकर परिवार हैं जी। तो उनकी जो पढ़ाई के लिए भाई आप अपना बुनाई के क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे कौन से संस्थान है, शैक्षिक संस्थान जो इस क्षेत्र में आपको महारत देंगे और आप इस व्यवसाय को भी बढ़ाओगे, साथ में आप अपनी शैक्षणिक स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। सही बात है। कहा कि बुनकरों की बस्ती है वहाँ पर। चंदेरी की साड़ियाँ तो देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया में काफ़ी फेमस हैं। भारत में यदि कोई मध्य प्रदेश आता है, चंदेरी जाता है, तो वहाँ की साड़ी लेकर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से वहाँ पर उन लोगों को एक नई जागरूकता मिले, इसलिए ज़रूरी है कि उनको रोजगार के बारे में बताया जाए, बाहर क्या स्कोप है उनके कार्य को फैलाने का, उस बारे में उन्हें जानकारी मिले तो वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, काफ़ी लाभकारी हो सकता है। जितेंद्र जी, प्रायः किस तरह का प्रारूप होता है आपके कार्यक्रमों का और उसकी विषय वस्तु क्या रहती है, और जो भी भाषा का चयन आप करते हैं उसमें आप किस बात का ध्यान रखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो रेडियो पर प्रसारित करें, जो लोगों के बीच एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच जा रहा है, तो हमारी जो संस्था है, मैंने आपको शुरू में बताया, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, उनका जो फोकस एरिया है, जो फोकस है उनका, वो है किसानों के लिए जी। अब निश्चित तौर पर हमारा जो जितना भी कंटेंट रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसानों को ध्यान में रखकर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जी। 2008 में हमने ये शुरुआत की थी।
लेकिन हमने ये देखा कि देखिए अगर आप सिर्फ ज्ञान देते रहें एक तरफ से किसानों को, तो किसान या कोई भी आम आदमी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई लगातार ज्ञान आ रहा है। हमने क्या किया कि वहाँ पर जो हर गांव में एक मंडली होती है जो गाना बजाना करते हैं शाम को, उनका खुद का एक मनोरंजन होता है, तो हमने उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया। हमने सोचा कि इनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो एक गांव में अगर वो सुना पा रहे हैं लोगों को, तो अगर वो बाकी रेडियो स्टेशन के माध्यम से बाकी गांव तक जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक नाम मिलेगा, उनको एक फेम मिलेगा, जो कि हो भी रहा है। हमारा रेडियो स्टेशन पर लगभग 80 से ज़्यादा जो लोकल फोक सिंगर्स हैं वो लोग अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि चलिए हमने संस्कृति ले ली, हमने कल्चर ले लिया, साथ में किसान ले लिए, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, क्योंकि भाई हम अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कोई चीज़ एक साथ लोगों तक जा रही है तो उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उसमें तरह तरह की और जानकारियां हमें देनी होती हैं। जैसे स्वदेश जी ने कहा कि नौकरी की विज्ञप्तियां देनी होती हैं, इस तरह से हम लोग बहुत सारी जानकारियां देनी होती है। हम लोग उन सब सेगमेंट्स को एक एक पार्ट में बांट लिया। तो हम लोग लगभग कोशिश करते हैं कि ठीक दूरदर्शन की तरह कि हमारा भी जो रेडियो प्रोग्राम हो उसमें हम तमाम तरह के विषयों को समय दें। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने जिस फोकस के साथ रेडियो स्टेशन स्थापित किया है तो निश्चित तौर पर किसानों का समय थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग किसानों के अलावा भी बाकी मुद्दों को भी अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। तो एक मिला जुला मिश्रण होता है जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, कंटेंट की डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी विषय वस्तु में जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी ज़्यादा लोगों के लिए लाभकारी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को ही लगातार नहीं सुन सकता है। हम लोगों की भी रुचियों में विविधताएं होती हैं और उस हिसाब से हम हमारे टेस्ट के अनुरूप चीज़ों को बदलते रहते हैं। कभी हमें संगीत सुनना पसंद होता है, तो कभी कुछ जानकारी से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं, कुछ रोजगार से जुड़ी हुई खबरें, कुछ सरकारों से जुड़ी हुई घटनाएं या कोई नया फैसला लिया गया उस बारे में जानकारी मिलती रहे तो अच्छा होता है। और सामुदायिक रेडियो उनकी कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से तो उन्हें जोड़ती ही है, लेकिन इसके साथ ही जो जानकारी उनके लिए जरूरी है उसके लिए भी निरंतर सामुदायिक रेडियो द्वारा प्रयास किए जाते हैं। स्वदेश जी, एक और चीज़ जो सामुदायिक रेडियो को लेकर सामने आती है, क्योंकि इसे चलाने में भी अपनी तरह का खर्च होता है और खर्चे की पूर्ति करने के लिए कोई भी यदि माध्यम हो, मीडिया माध्यम है, तो उसे विज्ञापनों की आवश्यकता होती है और सामुदायिक रेडियो पर भी प्रति घंटे 5 मिनट के विज्ञापन की अनुमति दी गई है। तो क्या केंद्र या राज्य सरकारों से आपको प्रायोजित विज्ञापन भी प्राप्त होते हैं? ये तो सही कहा है कि भाई किसी भी चीज़ को चलाना है तो उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूती की आवश्यकता है, और सामुदायिक रेडियो स्टेशन में प्रावधान है कि हम 1 घंटे में 5 मिनट के लिए विज्ञापन ले सकते हैं, चाहे वो हम केंद्र शासन से लें, राज्य शासन से लें, या लोकल स्तर पे जो भी हमारे व्यापारी हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनसे ले सकते हैं। अब बात आई है कि हम उनसे जुड़े हैं या नहीं। अगर राज्य स्तर पे कहा जाए और केंद्र स्तर पे, तो केंद्र सरकार के स्तर पे तो DABP एक जो डिपार्टमेंट है उससे अगर हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए वो समय समय पे जो भी विज्ञापन बनाए जाते हैं वो टाइमलाइन पे हमें देते हैं, जिससे कि हम इस रेडियो स्टेशन को रन कर पाएं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र स्तर की जगह राज्य स्तर पे भी हम लोगों से जुड़े, उसके लिए हमने कई बार प्रयास किया है। और हम लगता है कि ओवरऑल पूरा इंडिया को अगर हम देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जो राज्य स्तर पर जुड़ चुके हैं और उनके लिए विज्ञापन रेगुलर मिल रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में एक थोड़ा सा तालमेल सही नहीं मिल पा रहा है, या कुछ कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिस वजह से हम अपने राज्य पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। और प्रयास हमारा लगातार है कि हमसे जुड़ें, क्योंकि उनका और हमारा मकसद एक ही है। वो राज्य से जो बात कहना चाह रहे हैं हम अपने रेडियो के माध्यम से वही बात समुदाय के लिए आप अपने क्षेत्र में उस काम के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जो सरकारें बड़े स्तर पर करती हैं उसी को छोटे स्तर पर या अंतिम पंक्ति तक जो अंतिम लाभार्थी है उस तक पहुंचने के लिए प्रयासरत कम्युनिटी रेडियो रहते हैं। हम तो ये भी कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि CSR में भी बहुत सारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी कोशिश करती हैं कि वो जितना भी लाभ अर्जित करते हैं व्यापार कर उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वो उस अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना चाहती हैं। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो ये नहीं कि सिर्फ सरकार की योजनाएं ही लोगों तक पहुंचाई जाएं, भाई जो कॉर्पोरेट जगत है वो भी बहुत सारी चीज़ें लाभ के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो CSR में होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी वो अंतिम व्यक्ति तक अपने लाभ का एक अंश पहुँचाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है उनके लिए भी। तो वो अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम जो एक ब्रिज है उस ब्रिज का काम करेंगे, सरकार कॉर्पोरेट के लिए लाभार्थी के बीच में। जी हाँ, और ये सभी के लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए भी कहीं ना कहीं, उन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी, और जो दूसरे जो जिस व्यक्ति तक वे पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भी। तो इस क्षेत्र में भी पहल की जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे जैसे सामुदायिक रेडियो आगे बढ़ेगा तो कई कॉर्पोरेट घराने भी
सामुदायिक रेडियो की तरफ अप्रोच करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जी आइए आइए। टीवी देख रही थी। डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा। जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। क्या है फसलों का ताजा हाल? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो की पहुंच और प्रभाव को लेकर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने विज्ञापनों की क्या स्थिति है सामुदायिक रेडियो पर, उसको लेकर चर्चा की। इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि चर्चा की शुरुआत में हमने बात की थी कि अभी हाल ही में कम्युनिटी रेडियो को लेकर एक कार्यशाला हुई है, जहाँ पर लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाता है कि कैसे वे कम्युनिटी रेडियो यदि अपने यहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे उन्हें सरकार से अनुमति लेना होगी, कैसे उन्हें लाइसेंस प्राप्त होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार कार्यशालाएं हो रही हैं और अभी हाल ही में भोपाल में 3 दिन की है ना, 3 दिन की पार्टनर कार्यशाला जो आयोजित की गई थी, ये 3, 4 और 5 अक्टूबर को, अभी कल ही ये समाप्त हुई है। यहाँ पर कई सारी जानकारी कम्युनिटी रेडियो के संबंध में दी गई और देश भर में इस तरह की कार्यशालाएं लगातार आयोजित की जा रही हैं। तो मैं, जितेंद्र जी आपने उस कार्यशाला को अटेंड किया, स्वदेश जी आप भी उस कार्यशाला में थे, तो अभी जो भोपाल में ये जो कार्यशाला हुई उसमें किस तरह के व्याख्यान हुए, किस तरह की वहाँ जानकारी दी जाती है और ये आपके सामुदायिक रेडियो के स्तर को सुधारने में कितनी कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कोई, मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई भी नई योजना अगर सरकार लागू करती है तो उस योजना को लोगों तक पहुंचने में और लोगों को उस योजना तक पहुंचने में समय लगता है। सामुदायिक रेडियो केंद्र जो था, इसको स्थापित कैसे किया जाए, कैसे इसकी लाइसेंस प्राप्त किया जाए, ये 2008 में जो है कोशिश की गई कि कैसे कोशिश सरकार के द्वारा की गई कि कैसे लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। 2008 से जहां तक मुझे याद पड़ता है इस तरह की वर्कशॉप आयोजित की गई अलग अलग जगहों पे, और पहले कोशिश की गई कि भाई वो राजधानी में की जाए स्टेट की, फिर धीरे धीरे उसका जो है स्वरूप बदला गया, धीरे धीरे फिर वो जिला स्तर पर पहुंची और 1-2 वर्कशॉप ऐसी भी हैं जो कि तहसील स्तर पर भी हुई हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि कैसे भी उन संस्थाओं को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के प्रति जागरूक किया जाए जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बात और सरकार की बात पहुंचा सकते हैं। तो इन वर्कशॉप्स के माध्यम, इन वर्कशॉप में होता क्या है, ये जो वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कुछ अधिकारीगण होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि जैसे स्वदेश जी हैं, मैं हैं, तो हम लोग जो हैं उनको एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाया जाता है और उस स्टेट की कुछ ऐसी संस्थाओं को आमंत्रण पत्र भेजा जाता है जो इस रेडियो स्टेशन को बनाने में सक्षम है, चलाने में सक्षम है, और 3 दिन तक हम उस पूरी प्रोसेस को 1 दिन 2 दिन और अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर उस पूरी प्रोसेस को उनको समझाते हैं। और सबसे पहले यह स्वदेश जी ने भी बताया था कि 3 साल का उनके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उनका जो है 3 साल पुराना होना चाहिए, एक अच्छा थोड़ा सा उनकी एक बैलेंस शीट होनी चाहिए जिस पर दिखे कि हाँ अगर एक रेडियो स्टेशन उनको दिया जाए चलाने के लिए तो किस तरह से चला पाएंगे 2-3 साल तक। और कहीं ना कहीं एक, जैसा आपने कहा था कि हस्तक्षेप नहीं, मॉनिटरिंग है जिसमें पूरा का पूरा उनका जो पूरी संस्था है उसका पूरा बायोडाटा जो है वो मिनिस्ट्री के पास जाता है। मिनिस्ट्री फिर उन्हें अपनी, अब फिलहाल तो 1 विंडो क्लियरेंस हो गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री 7 एप्लीकेशंस को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास भेजती है। वहां से जब जवाब आ जाता है तब उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इसमें समय लगता है और सरकारी कागजात हैं तो कैसे भरे जाएं, कैसे क्या चीज़ उनको दी जाए,
ये बहुत जरूरी होती है। तो इन वर्कशॉप में यही समझाया जाता है। जी, स्वदेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, आपने प्रोसेस के बारे में बता दिया, साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि भाई आपको किस तरह से अपने रेडियो स्टेशन को स्थापित करना है, उसमें कितनी कॉस्ट आपकी उसमें लगी, किस तरह से आपको स्टूडियो बनाना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन वर्कशॉप में वो इक्विपमेंट्स भी दिखाए जाते हैं कि ट्रांसमीटर कैसा आपका रहेगा, माइक कैसा रहेगा। साथ में ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको कार्यक्रम बनाना है तो कार्यक्रम बनाते समय कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं कि भाई किनको फॉलो करना है, किनको नहीं करना है। साथ में ये मतलब खास चीज बताई जाती है कि आपका मिशन, उद्देश्य क्या है रेडियो स्टेशन लगाने के लिए। अगर आपने सही समुदाय की पहचान कर ली तो हमें लगता है कि आप काफी सरलता से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेडियो स्टेशन को स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह की कार्यशालाएं निश्चित तौर पर फायदेमंद होंगी, जो लोग उसे संचालित कर रहे हैं उनके लिए तो ये नियम और फायदेमंद कायदे है की ही। बात स्वदेश जी ने कही, तो नियम और कायदे बिल्कुल प्रसार भारती के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ऑल इंडिया रेडियो के जो कोड ऑफ प्रसारण के ब्रॉडकास्टिंग के जो नियम हैं, वही नियम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर भी लागू होते हैं और हम लोग उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जी स्वदेश जी, एक और पहल अभी सुनने में आ रही है जिसके तहत कम्युनिटी फोरम ऑफ इंडिया और दूरदर्शन मिलकर माफ कीजिए कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन है ना, CRA, और दूरदर्शन मिलकर काम करने जा रहे हैं। इसमें दूरदर्शन के माध्यम से कम्युनिटी रेडियो की सक्सेस स्टोरीज को प्रस्तुत किया जाएगा और सुनने में आया कि चंदेरी की आवाज को लेकर भी एक स्टोरी कवर की जानी है। तो ये पूरी क्या योजना है? बिल्कुल, जैसे कि एक NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एक सिमका दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर एक कंपटीशन कराया था ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें सभी रेडियो स्टेशन को इनवाइट किया था कि आप एक कार्यक्रम बनाएं और कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी प्रेरणा मेरी हुनर। अच्छा, तो इसमें क्या था, ऐसी स्किल्स जिनके माध्यम से लोगों की लाइफ चेंज हुई हो। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया था कि जो वर्तमान में स्वरूप बदल रहा है ई-कॉमर्स। चंदेरी में बुनकर हैं, तो बुनकर अपने व्यवसाय को कैसे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ा सकें। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के लिए चंदेरी की आवाज को फर्स्ट प्राइज मिला ऑल ओवर इंडिया में। तो उस समय हमारी बात हुई सुप्रिया साहू जी जो दूरदर्शन में है, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, तो भाई लोग सुन रहे हैं, अगर हम इनको रिकॉर्ड करें, इनका वीडियो बना के दूरदर्शन पे अगर ब्रॉडकास्ट करें, प्रसारण करें, तो हमें लगता है कि ये कहानी लोगों तक और पहुंचेगी और लोगों की जिंदगी में कुछ और बदलाव आएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। आवाज को जब उसको पिक्चर भी प्राप्त होगी, जब उसे विजुअल भी मिलेंगे और वे सिर्फ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश भर में दिखाए जाएंगे, तो इससे उस व्यक्ति का हुनर, उसकी जो भी प्रतिभा है वो अधिक लोगों के सामने आएगी और उस व्यक्ति को तो संतुष्टि मिलेगी ही, साथ ही देश को भी, देश में भी, क्योंकि हमारे देश में कई छोटी छोटी जगहों पर बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनकी प्रतिभा किसी न किसी कारण से उन्हें मीडिया माध्यम नहीं मिल पाता है, इस कारण से वो सामने नहीं आ पाती है। लेकिन जब इस तरह की पहल यदि दूरदर्शन और सामुदायिक रेडियो के साथ मिलकर यदि कोई कार्य होगा तो ऐसी प्रतिभाओं को बाहर निकलने का काफ़ी अवसर प्राप्त होगा। जितेंद्र जी, एक और बात जो सुनने में आती है कि मनुष्य जिन 3 चीज़ों के लिए काम करता है, वे तीनों चीज़ें मसलन पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों ही चीज़ें सामुदायिक रेडियो में नहीं है। इसमें स्वांत सुखाय और पर कल्याण की भावना ही प्रमुख है। तो ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि आप भी नेम एंड फेम प्राप्त करें? इसके संचालन से आप व्यक्तिगत कैसा अनुभव करते हैं? आपके मन में क्या भाव रहता है जब आप इसे चलाते हैं? तो निश्चित तौर पर अगर ऊपरी स्तर पे देखा जाए तो सच में इसमें पैसा और फेम नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी आप कोई सेलिब्रिटी नहीं बनने वाले हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा माध्यम नहीं आने वाला जिससे आप समाज में बहुत ऊंची लेवल की प्रतिष्ठा मिले, आपको विधानसभा के लिए टिकट प्राप्त हो जाए या इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनेगी। जी 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 हाँ, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखेंगे तो हमने जब ये रेडियो स्टेशन स्थापित किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स ने, तो उन्होंने ये देखा और हमने भी ये देखा कि जो मैंने बताया आपको कि जो फोक सिंगर्स वहां पर आकर गा रहे हैं उनको कोई धन प्राप्ति तो हो नहीं रही। हमने भी कोई ऐसा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी तरह का लाभ तो हम नहीं कमा रहे, लेकिन हमने देखा कि प्रतिष्ठा जरूर वहां पर एक फोक सिंगर को मिल रही है और उनको अब श्रीराम यादव रेडियो वाले ऐसा कहा जाता है कि भाई श्रीराम यादव जी आगे रेडियो वाले। श्रीराम यादव जी हमारे यहाँ फोक सिंगर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लोकगीत गाए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है वो लोकल लेवल पर उस परिधि में एक कलाकार को जरूर मिल रही है। दूसरी जो है कि जो वहाँ पर जो अच्छे किसान हैं, अगर हम उनका रेडियो पर प्रसारण करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी एक प्रतिष्ठा मिल रही है। हाँ, धन जरूर वो नहीं कमा पा रहे, लेकिन उसका भी एक तरीका बाद में ये होता है कि जो मंडलियां हमारे रेडियो स्टेशन पर गाती हैं उन्हें बाकी जो आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन,
उनमें उनको एक अलग से एक प्रतिभा, उनको एक अलग से पहचान मिलती है कि रेडियो पे गाते हैं, तो वो वहां पर वो कमा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर वो थोड़ा बहुत धन अर्जन भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। सही बात है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आप भले ही बड़े स्तर पर उनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा वे लोकप्रिय नहीं होते, लेकिन वे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ वे अपने अस्तित्व की, उन्हें उनके अस्तित्व को जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है, उनकी वहाँ लोकल क्षेत्र में पहचान होती है, वे वहाँ पर अपने अस्तित्व का खतरा उनके ऊपर नहीं मंडराता है। और जहाँ पद प्रतिष्ठा की बात चल रही है, पर जो रेडियो से लोग जुड़े हैं, मतलब एक तो कलाकार हो गए हैं जो वहाँ पे जुड़ रहे हैं, बाकी रेडियो की जो टीम है, तो वहाँ जो अपनी गली में या जिस मोहल्ले में या जहाँ निकलते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं, लोग जानते हैं कि भाई ये रेडियो वाले इनकी आवाज को हम सुनते हैं, इनका हम ये कार्यक्रम, तो उसमें कम से कम अगर पैसा नहीं मिला पर कम से कम ये लगता है कि चलो हमारा एक नाम हुआ। और कम से कम ये तो होगा कि चंदेरी में, और मैं तो चंदेरी में क्या कहूँ, आप स्वदेश जी, आप तो प्रदेश में कई जगह पर एक बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पर ही देखे जाते हैं यदि सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में बात की जाए। ऐसे जितेंद्र जी का मामला है कि विदिशा में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो वहां पे संचालित हो रहे होंगे। तो आप अपने क्षेत्र में, अपनी तहसील में और जिले में तो एटलीस्ट बहुत बड़े स्तर पर आप लोकप्रिय भले ना हो रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान बनती है। और ना सिर्फ आपकी पहचान बनती है, बल्कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं। हमारे पास समय बहुत थोड़ा बचा हुआ और आप दोनों से ही मात्र एक मिनट में आंसर चाहूँगा। ये एक कहना चाहिए, हर एक कार्यक्रम का ये एक ऐसी नीति नियम बन गई है कि जब हम भी जिस भी विषय पर बात करते हैं, किसी भी माध्यम के बारे में बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो उसके भविष्य को लेकर हम जरूर थोड़ा सा एक प्रश्न ऐसा करते हैं कि उसका भविष्य आप कहाँ देखते हैं। तो वही परिपाटी को मैं यहाँ भी निभाऊंगा कि कम्युनिटी रेडियो का भविष्य आप कहाँ देखते हैं। क्या भारत में भी यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह अपनी एक विशिष्ट जगह बना पाएगा? और चूंकि हमारे देश में संभावनाएं भी काफी हैं, तो क्या हम आने वाला कल सामुदायिक रेडियो का मान सकते हैं? जी निश्चित तौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का आने वाला भविष्य जरूर उज्जवल होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जो रास्ता है उसमें आने वाले जो पड़ाव हैं, उसमें आने वाली जो मुश्किलें हैं, अगर वो हम सब मिलकर उसको सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भाई रेडियो 2002 में ये सरकार ने सोचा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बांटी जाए, फिर 2006 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर अलग अलग अधिकारीगण इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में आए, उनकी सोच, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनका जो सपना था, उन्होंने अपने अपने स्तर पर कोशिश की। और स्वदेश जी हैं, मैं खुद हूँ, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग तरह से जो है हम लोग इन समस्याओं को अगर हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के हर जिले में, और मैं तो कहता हूँ हर तहसील में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होगा, और सबके पास अपनी एक आवाज होगी जिसका नाम होगा स्वदेश जी। आप बिल्कुल, जैसा कि भविष्य के लिए, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग मतलब 2010, 2008 या 9 से इस रेडियो से जुड़े, और 2010 में हमारा लाइसेंस मिला, और आज हमें 6 साल हो गए हैं। तो जब हमने लाइसेंस लिया था, जब ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो 73 रेडियो स्टेशन थे, आज 190 ऑन एयर हो रहे हैं, और लगभग हमें लगता है 350 जो कि बहुत जल्दी ही प्रसारण चालू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये समुदाय की जरूरत है, पर जब लोग रेडियो से जुड़े तो उन्हें ये लगने लगा कि भाई घर में हमारे पास खुद की एक ऐसी व्यवस्था है जहां अपनी मन की बात कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं और समुदाय को जान सकते हैं। जब समुदाय रेडियो से जुड़ता है तो हमें नहीं लगता कि कल जो होगा वो रेडियो का होगा। जी बिल्कुल सही बात है। और एक और जो बहुत देखने वाली बात है कि मद्रास में 1977 में पहला एफएम स्टेशन चालू हुआ था, और आज हम देखते हैं कि एफएम चैनल्स ने पूरे देश में जिस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित किया है कि कई बड़े बड़े माध्यम अब एफएम की ओर, बड़े कॉर्पोरेट घराने अब एफएम की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ऐसा ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हालांकि कुछ विसंगतियां हैं इस क्षेत्र में, यदि उन्हें दूर किया जाए, यदि वे विसंगतियां बनी रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये इसके विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। लेकिन यदि वे दूर होती हैं तो आने वाला कल यदि सामुदायिक रेडियो का है ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिलहाल रुकते हैं यहीं, वक्त इतना ही है, इसलिए हम दोनों ही हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता की और बहुत ही ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो अभी कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते जब वापस लौटेंगे तो कई नए विषयों के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।